हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो चलिए आज हम क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस का एक न्यू चैप्टर डिस्कस करते हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इससे पहले इसके प्रीवियस 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो यू कैन चेक थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर अभी कंप्लीट किया है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसमें हमने क्या देखा कि कैसे जो एनिमल्स हैं, चाहे क्योंकि जो ह्यूमन्स वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये होता कब है, रिप्रोडक्शन वाला जो रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स में, ये तभी होता है जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब एक सर्टेन एज एक्वायर कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स में, तभी ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस, मतलब जब वो ग्रोन अप हो जाएंगे ओनली देन दे कैन रिप्रोड्यूस। वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। तो यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों है कि एक सर्टेन एज एक्वायर करने के बाद ही जो ह्यूमन्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ें लर्न करेंगे कि जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, जिसके कारण वो रिप्रोडक्शन करने में, जो न्यू बेबी को रिप्रोड्यूस करने में उसमें कैपेबल हो जाता है। ऐसा क्या होता है ह्यूमन की बॉडी में एक सर्टेन एज के बाद कि उसमें वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। चैप्टर 6 में हमने कैसे देखा कि जो ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स का क्या रोल है चाइल्ड की ग्रोथ में। मतलब चाइल्ड ग्रो होके एडल्ट बन रहा है तो कुछ हार्मोन्स ही तो होंगे जो ऐसा कर रहे हैं, तो उन हार्मोन्स का क्या कैसे रोल होता है कि चाइल्ड जो है एक एडल्ट में ग्रो हो रहा है। तो चलिए हम इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम क्या है, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बूझो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, और जब उसके फ्रेंड्स चले गए, पार्टी ओवर हो गई, तो बूझो और पहेली एक दूसरे से बात करने लग गए। और जो पहेली है वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, और वो हंसने लग गई बूझो के बहुत सारे फ्रेंड्स को देख के, क्योंकि जब वो पढ़ती थी छोटी क्लास में थी, और तब जो बूझो और पहेली एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो जो पहेली है बूझो के कुछ स्कूल फ्रेंड्स को देख कर वो हंसने लगी, जिनसे वो बहुत टाइम के बाद, आफ्टर मतलब बहुत सालों के बाद उनसे मिली है। क्योंकि उनमें से कई लोग सडनली शूट अप इन हाइट, कई लोग लंबे हो गए हैं। सम ऑफ देम आर लुकिंग वेरी फनी। उसे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे फनी लग रहे हैं क्योंकि उनके जो लिप्स के ऊपर हेयरी लाइन आ गया, मतलब कि मूंछों जैसा आ गया है। तो उसकी मम्मी ने उन्हें समझाया कि ये ऐसा कोई फ़नी वाली बात नहीं है, ये दिखा रहा है कि जो बॉयज़ हैं वो अब बड़े हो चुके हैं। ग्रोथ बिगिन फ्रॉम द डे, जो ये ग्रोथ होती है वो हमारी जब हम जन्म लेते हैं तभी से शुरू हो जाती है। पर जब हम 10 से 11 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, तब हमें जो हमारी ग्रोथ है उसमें सडनली स्पाउट, मतलब सडनली इंक्रीज हमें दिखाई देता है कि वो चेंज ऐसा होता है कि हम उसे नोटिस कर सकें। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये सब किसका पार्ट है, ग्रोइंग अप के, कि जो बच्चे हैं वो अब बड़े हो रहे हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन अडल्ट। मतलब कि आप अब बच्चे तो नहीं रहे, पर आप उस राह पे हैं कि अब आप बड़े होने जा रहे हैं। ये वही एज है 10 से 11, 10 से 12, 16 या 18 साल की एज, जो कहते हैं ना कि हमें लगता है कि हम बड़े हो चुके हैं, पर हमारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं, अभी भी आप बच्चे ही हैं। तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप बच्चे भी नहीं रहते हैं, बस आप जो एडल्ट वाली राह पे है उस पर चल देते हैं। आई वंडर, यहाँ पे इसने बूझो ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो चेंज है इसका कोई टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जो 11 से लेके 18 से 19 ईयर तक की जो एज होती है वो ऐसी एज होती है जहाँ पे हमारी बॉडी में सडनली चेंजेस वाली एज होती है, कि ऐसे चेंज आते हैं हमारी बॉडी में 11 to 19 ईयर्स तक की वो हम उसे अच्छे से नोटिस कर सके। यहाँ पे पहेली भी बोल रही है कि एक स्ट्रेंज पीरियड होता है हमारी लाइफ का, जहाँ पे ना तो हम बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े होते हैं। आई वंडर वेदर, तो क्या इस पीरियड को कोई स्पेशल नाम दिया जाता है? तो हाँ, इस पीरियड को भी स्पेशल नाम दिया जाता है। हम देखते हैं
कि यहाँ पे ये बोल रहा है, उससे पहले हम देखते हैं कि ग्रोइंग अप एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ, यो लाइफ का वो पीरियड जब हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। और हमारी बॉडी में मेनली इस टाइम क्या चेंज आता है बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी में, कि उनमें जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा, बेसिकली वो किस टाइम पे मेच्योर होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसी एज में 11 से लेके 19 ईयर्स तक की एज में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल और मेल की बॉडी के, वो सब इसी टाइम में मेच्योर होते हैं। और इस तरह की जो चेंजेस आई है, जो ये पीरियड है लाइफ का, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। यहाँ पे आगे इन्होंने बोला है कब से शुरू होता है, 11 साल से शुरू होकर 11 से 19 ईयर्स तक की एज तक ये रहता है एडोलसेंस एज। अब हमें पता है जो 11 है, चाहे अगर हम 13 से लें तो 13 में भी पीछे क्या आया, टीन आया। 19 वहाँ भी पीछे क्या आता है, टीन आता है। तो इसीलिए इस तरह की एज को हम क्या कहते हैं, टीनेजर्स भी कहते हैं। 13 to 19 ईयर्स तक की जो एज हो गई है उसे एडोलसेंट, इस तरह की एज को हम टीनेजर्स भी कहते हैं, इस तरह के बच्चों को। और एडोलसेंस तो कहते ही हैं। इन गर्ल्स में जो एडोलसेंस का पीरियड होता है बॉयज़ के अकॉर्डिंगली 1 या 2 साल पहले ही वो स्टार्ट हो जाता है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरी, और ये जो एडोलसेंस का पीरियड है, मतलब कि जो ग्रोथ का पीरियड है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि कोई किसी में देखा होगा कि सेम ही एज के बच्चा है, पर कोई क्या है, लंबा है, कोई छोटा है। तो इसमें जो ग्रोथ का पीरियड है उस टाइम में, इसकी एज में, इसके आते आते हॉर्मोन्स ने जल्दी काम किया और ये लंबा होगा, और इसकी अभी पूरी ग्रोथ हुई नहीं है, तो फिर इसीलिए ऐसा थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग अडोलसेंट, जो ह्यूमन की बॉडी है इस अडोलसेंट के पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। थीस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और इसे ही क्या कहा जाता है, जो चेंजेस आते हैं इसे कहते हैं प्यूबर्टी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क प्यूबर्टी इज़ द बॉय एंड द गर्ल्स, मतलब वही यहाँ पे भी बताया कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज होता है, जो प्यूबर्टी मीन्स चेंज है, क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज आता है बॉयज़ और गर्ल्स में, कि अब वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलसेंट रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और प्यूबर्टी जो चेंजेस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं जब एडोलसेंट में सारी जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है वो पूरी गेन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने पहेली और बूझो को सडनली रियलाइज़ हुआ कि जो सडन इंक्रीज इन हाइट होता है, मतलब किसी की अचानक पहले 1 साल पहले वो इतना था और 1 साल के बाद उसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई, ये जो सडन हाइट इंक्रीज़ हो रही है, हेयरी लाइन्स अबव द लिप्स, मतलब किसी की मूछें वगैरह आ रही है बॉयज़ में, ये सब क्या है, एडोलसेंट के साइन ही हैं। और ये अब इसके बारे में जो प्यूबर्टी है, चेंजेस है, इन सब के बारे में और जानना चाहते हैं। मुझे पता है आपको भी जानना होगा, तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम सबसे पहले जो चेंज आता है एडोलसेंट की एज में मतलब एंटर करते हैं, जब एडोलसेंट की एज में, टीनेजर्स की एज में, मतलब जब हम एंटर करते हैं तो उस टाइम जो सबसे पहला और कॉन्स्पिक्यूअस चेंज, मीन्स कि ऐसा चेंज जो हमें दिखाई देने वाला चेंज हो कि उसे हम देख सके, वो क्या है, सडन इंक्रीज इन हाइट, की हाइट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस टाइम जो बोन्स होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं, और जो आर्म्स के बोन्स हैं या फिर जो लेग्स के बोन्स हैं वो सब लंबे हो जाते हैं, जिससे जो पर्सन होता है वो लंबा दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि पर्सन है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी है, ठीक है। अगर उसके हैंड के बोन्स लंबे हो जाएंगे, पैर के बोन्स लंबे हो जाएंगे, तो फिर वो जो पूरा का पूरा ओवरऑल पर्सन है वो भी क्या हो जाएगा, हमें टॉल दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी गई है, मतलब एक टेबल दिया गया है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि 8 साल की एज में बॉयज़ में पूरा 100% की ग्रोथ का कितना परसेंट ग्रोथ हो जाना चाहिए, और गर्ल्स में 70 मतलब कितना ग्रोथ हो जाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। पूरी अगर एज पूरा जो हाइट है बॉयज़ में, 8 साल की उम्र में बॉयज़ में जो पूरी हाइट का 72% गेन कर लेता है, और जो अगर बॉय 9 साल का है, अगर हम 14 साल का ले लें, तो फिर उस टाइम में उसकी जो हाइट होती है 92% तक ग्रोथ हो जानी चाहिए उसकी हाइट का। अब यहाँ पे अगर हमें
परसेंटेज कैलकुलेट करना हो फुल हाइट का, कि अगर कोई बच्चा इतने साल का है, जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल से ही डायरेक्टली समझें कि एक बॉय है 9 ईयर्स का, ठीक है, और उसकी हाइट इतनी है 120 सेंटीमीटर है, तो एट द एंड ऑफ देयर ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, और उसके पूरे, जब तक उसकी ग्रोथ पूरे 100% तक, क्योंकि 100% पे ही हम निकालेंगे, तो उसकी पूरी ग्रोथ एंड तक कितनी होगी, इसको हम एक फॉर्मूले से इन्होंने साइंटिफिकली दिया है, हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ऊपर हमने क्या लिखना है, उसकी प्रेजेंट हाइट कितनी है, नीचे इस टेबल से हमने देख के वो लिखना है कि 9 साल पे उसकी कितनी हाइट ग्रो कर जानी चाहिए थी। 9 साल पे बॉय है तो उसकी कितनी हाइट हो जानी चाहिए थी, 75%। तो नीचे हम लिखेंगे 75 और मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 100 से। ऊपर क्या लिखा, 120, जिसकी जितनी उसकी प्रेजेंट है, नीचे टेबल से देख के कि उस एज तक उसकी कितनी हाइट ग्रो हो जानी चाहिए थी, और मल्टीप्लाई करा देना है 100 से। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 15 3 जार 75 और 4 जार ये, और 3 के टेबल पे ये 40 पे कट जाएगा, तो 44 जार क्या हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर तक वो टॉल हो पाएगा। तो आई होप अब आपको ये निकालना आ गया होगा। तो यहाँ पे एक और इन्होंने टेबल सा दिखाया हुआ है कि ये जो पिंक लाइन से शो किए हुए हैं, ये बॉयज़ का ग्राफ दिखा रहे हैं कि 8 साल की उम्र में बॉयज़ का लगभग इतने % ग्रोथ हो जाती है, हाइट मतलब उनकी इतने % हाइट हो जाती है, 9 साल की एज में इतनी। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो बॉयज़ की जो हाइट है वो गर्ल्स के कंपैरेटिवली क्या है, कम है। मतलब कि जो गर्ल्स की हाइट में ग्रोथ होती है वो बॉयज़ के कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ी ज़्यादा है। पर एट द एंड जो उनकी फुल ग्रोथ है वो 18 साल की उम्र में दोनों की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, परसेंटेज ऑफ हाइट विद एज। यही यहाँ पे इन्होंने हमें शो किया हुआ है। इनिशियली वही यहाँ पे इन्होंने बोला है, इनिशियली जो गर्ल्स की ग्रोथ होती है फास्टर होती है देन बॉयज़, बट बाय और 18 साल की एज में जब वो 18 साल के दोनों लोग हो जाते हैं तो दोनों की हाइट जो क्या होती है, मैक्सिमम हाइट तक वो अटेन कर लेते हैं, कि बॉयज़ की जितनी होनी होती है वो हो जाती है, और गर्ल्स की मैक्सिमम जितनी हाइट होनी होती है वो हो जाती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है। कई सडनली ही ग्रो कर जाते हैं और कईयों की ग्रोथ क्या होती है, स्लो डाउन होती है, मतलब धीमे होती है। वाइल और देखो कई क्या हो गए, बिल्कुल सडन उनकी हाइट में इंक्रीज़ हो गया। कईयों की हाइट जो इंक्रीज़ हो रही है बहुत ही धीमे हो रही है, और कईयों की बिल्कुल ही ग्रेजुअली मतलब नॉर्मली हो रही है, कि उनकी हाइट में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पता चलता और उनकी हाइट भी बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे पहली वरी हो रही है कि उसका जो फेस है उसके बॉडी के कंपैरेटिवली स्मॉलर लग रहा है, क्योंकि वो लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पे पहेली को वरी करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स एक सेम रेट पे ग्रो नहीं करते हैं। समटाइम्स जो आर्म और लेग्स या फिर हैंड्स हो गए, ये सब ओवर साइज लगने लग जाते हैं हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के कंपैरेटिवली। बट एक टाइम के बाद जो अदर पार्ट हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट भी हैं वो भी बिल्कुल सेम रेट पे, जैसे हमारे फेस के अकॉर्डिंग, हमारे हैंड, हमारी पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग वो भी ग्रो कर जाते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट, आपने नोटिस किया होगा कि जो हाइट है किसी की क्या होती है, जो भी जिसकी, अगर हम एक बच्चे की बात करें तो उसकी जो हाइट होगी क्या होगी, वो थोड़ी सिमिलर होगी, मोर या लेस सिमिलर। कई बार तो ज़्यादा सिमिलर होती है और कई बार थोड़ी कम सिमिलर होती है सम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स से। मतलब जो उसकी हाइट है वो अपने फैमिली मेम्बर्स थोड़ी थोड़ी मिलती रहती होगी, सिमिलर रहती होगी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो हाइट भी है डिपेंड करती है जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, क्योंकि आखिर पेरेंट्स से ही तो वो चाइल्ड हुआ है, तो उनके जीन्स के कारण इनके जीन्स के कारण जो उसकी हाइट है वो डिपेंड करती है, क्योंकि पेरेंट्स के जीन्स चिल्ड्रन में गए हैं, जिसके कारण उसकी हाइट का भी फ़र्क पड़ सकता है अपने फैमिली मेम्बर से। दिस इज़ हाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू इट। इसीलिए इस टाइम पे जब हमारे ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, मीन्स जब टीनेजर्स वाले बच्चे रहते हैं, तो इस टाइम पे सही खुराक खाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उस राइट काइंड ऑफ फूड से जो
ग्रोथ हो रही है वो अच्छे से हो सके। दिस हेल्प्स द बोन, और अगर हम अच्छी खुराक लेते हैं तो वो बोन्स और मसल्स के हेल्प करता है, और हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स की भी हेल्प करता है नरिशमेंट, उसको नरिश करने में, ताकि जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। You will find nutritional need of adults and discuss later in the lesson, जिसके बारे में हम अभी इसी लेसन में थोड़े टाइम के बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। चेंज इन बॉडी शेप, अब सबसे पहला जो चेंज आया वो क्या आया, इंक्रीज इन हाइट, हाइट में चेंज आया। उसके बाद जो चेंज आया वो किस में आ रहा है, बॉडी के शेप में चेंज आ रहा है। अब वो कैसे, अब आपने देखा होगा कि जब जो आपकी क्लास के छोटे बच्चे हैं उनके शोल्डर्स, उनके जो बॉयज़ हैं उनके शोल्डर्स, और जो अभी आप उनके जो शोल्डर्स और जो चेस्ट है आपके छोटी क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंगली आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के शोल्डर और चेस्ट क्या होंगे, वाइडर होंगे, चौड़े होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी क्लास के जो बच्चे हैं वो अब टीनेजर्स हैं, तो वो किस एज में एंटर कर गए हैं, पुबर्टी की एज में एंटर कर गए हैं, जिस एज में जो शोल्डर्स होते हैं वो जनरली क्या हो जाते हैं, ब्रॉडन हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही है। और इन जो गर्ल्स में क्या चेंज आता है कि जो उनके कमर के नीचे वाला पार्ट होता है वो वाइडर हो जाता है। बॉयज़ में इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, उन बॉयज़ में क्या हो जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं, उनकी बॉडी ग्रो, जो मसल्स होती है उनकी बॉडी की ज़्यादा ग्रो करती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। थस चेंज अकरिंग इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, इसका मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं इस एडोलसेंट की एज में बॉयज़ और गर्ल्स में, ये क्या है, दोनों में डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे कि बॉयज़ में शोल्डर्स वाइडर हो गए, चेस्ट वाइडर हो गया, पर गर्ल्स में जो वेस्ट के नीचे का एरिया था वो ज़्यादा वाइडर हुआ। बॉयज़ के मसल्स ज़्यादा ग्रो करते हैं एज़ कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो यही है कि जो चेंजेस आते हैं दोनों में क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। वॉइस चेंज, हमने सबसे पहले देखा कि जब भी ग्रोथ आती है, टीनेजर्स हो जाते हैं जब भी बच्चे 13 से लेके 19 ईयर्स तक जो उनकी एज होती है, सबसे पहला जो चेंज आता है वो क्या आता है, हाइट में चेंज आता है, जिसको हमने इस ग्राफ से देखा था कि बॉयज़ में जो हाइट का इंक्रीज होता है वो कम होता है एज़ कंपैरिजन टू गर्ल्स, क्योंकि ग्राफ से भी हमें दिख रहा है कि गर्ल्स की हाइट का जो ग्राफ है ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू बॉयज़। उसके बाद हमने बॉडी शेप में चेंजेस देखा था कि बॉयज़ के कैसे शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, बट गर्ल्स में ऐसा नहीं होता, बॉयज़ की मसल्स ज़्यादा ग्रो करती है एज़ कंपैरिजन टू गर्ल्स। ठीक है, आज हम देखते हैं वॉइस चेंज कि जो चेंज आता है वो कैसे आता है गर्ल्स और बॉयज़ की वॉइस में। एट puberty द वॉइस बॉक्स और द लार्नेक्स बिगिन टू ग्रो, जो वॉइस बॉक्स होता है या फिर लार्नेक्स होता है वो डेवलप करना, ग्रो करना शुरू कर जाता है puberty की एज में। बॉयज़ का जो वॉइस बॉक्स होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स in boys can seen as a protruding part of the throat called एडम एप्पल। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें इस फिगर में दिखाया हुआ है कि बॉय का ना हमें ईजिली हम देख सकते हैं, और इसे क्या कहा गया, एडम एप्पल कहा गया है, कि बॉयज़ में ये जो ग्रोथ हो रही है वॉइस बॉक्स की इन बॉयज़, इसको हम ईजिली देख सकते हैं थ्रोट से, और उसी थ्रोट को क्या कहा गया है, एडम एप्पल कहा गया है। और जबकि गर्ल्स में जो ये लार्नेक्स है ये हार्डली विजिबल होता है, क्योंकि इसका साइज़ गर्ल्स में बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, पर बॉयज़ में आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि बॉयज़ के ये ऐसा दिखता है, ये क्या है, एडम्स एप्पल है। मीन्स कि उनका ये जो लार्नेक्स या वॉइस बॉक्स है ये ज़्यादा डेवलप होता है, इसी कारण ये हमें इजीली विजिबल होता है। जनरली गर्ल्स की जो वॉइस होती है हाई पिच्ड वॉइस होती है, जबकि बॉयज़ की वॉइस थोड़ी डीप होती है। अभी तो हमें पता है गर्ल्स की वॉइस कैसी और बॉयज़ की वॉइस कैसी, तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। इन एडोलसेंट बॉयज़ समटाइम्स द मसल ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, मतलब बॉयज़ में क्या होता है कि जो ये वॉइस बॉक्स की जो मसल्स है जो ग्रो कर रही है, समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो कर जाती है, इसीलिए वॉइस थोड़ी हॉर्श हो जाती है, और ये कुछ दिनों तक ऐसा रह सकता है, और उसके बाद जो वॉइस है बॉयज़ की दोबारा नॉर्मल हो जाती है। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ की बूझो भी बोल रहा है कि ये सोच रहा है कि हाँ मैंने देखा था कि कई मेरी क्लासमेट्स की वॉइस हॉर्श थी,
तो अब मुझे पता चल गया ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स की जो ग्रोथ है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, उसके मसल्स की ग्रोथ। दैट्स वाई ऐसा फेस करना पड़ सकता है, ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सबक्यूस ग्लैंड्स। जब पबर्टी की एज आती है तो जो स्वेट, हमारे शरीर से पसीना निकलने वाले जो ग्लैंड है, और सबक्यूस ग्लैंड मीन्स ऑयल ग्लैंड, इन सब की जो ताकत है, पावर है, एक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो जाती है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन फेस एट दिस टाइम। अब हमें पता है कि जो टीनेजर्स साले बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि उन्हें उसी टाइम पे क्या होते हैं, एक्ने और पिंपल्स निकलते हैं इस टाइम पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पे हमारी जो स्किन होती है, हमारी स्किन पे हमें पता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इसी पोर्स से क्या आती हैं, जो स्वेट होती है वो हमारे शरीर से बाहर आती है। और इस टाइम पे जो स्वेट वाली ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं। तो इससे होता क्या है, ये जो पोर्स होते हैं वे खुल जाते हैं, और इन्हीं पोर्स में बाहर से क्या चली जाती है, धूल मिट्टी, जो भी धूल हो गई, मिट्टी हो गई, ये सब इसी पे जाके बैठ जाती है। अब स्वेट वाली जो ग्लैंड ज़्यादा काम कर रही है, पोर्स खुले हैं, मिट्टी उसी पे चली गई, जिससे कि कारण हमारे फेस पे पिंपल्स और एक्ने इस टाइम पे ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो जो हमारी स्किन के जो ये ग्लैंड है ये ज़्यादा काम करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक टॉपिक अच्छा सा दिया हुआ है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं। अब जो स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है और सलेवरी ग्लैंड है, ये डायरेक्टली मतलब ये रिलीज़ करते हैं, जो भी ये बनाते हैं, जैसे सलेवरी ग्लैंड सलाइवा बना रही है, स्वेट ग्लैंड स्वेट बना रही है, ये सेक्रेट करते हैं, स्वेट और सलाइवा रिलीज़ करते हैं थ्रू डक्ट्स। इसीलिए इस तरह के ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक डक्ट्स के माध्यम से जो सेक्रेशन है उसको रिलीज़ करती हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज़ कर देते हैं हॉर्मोन्स को, और इस तरह के ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिन्हें डक्ट्स की ज़रूरत होती है, जो भी हॉर्मोन्स उन्होंने बनाए उसे रिलीज़ करने के लिए, और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे डक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसे हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कौन कौन से होते हैं। स्वेट ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, ये सब क्या हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और दूसरी तरफ जो ये जिन ग्लैंड्स को ज़रूरत नहीं होती, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में देखेंगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं। बस यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जो डायरेक्टली हॉर्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज़ कर देती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इस एज में और क्या चेंज आता है, सेक्स ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होती है। जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने देखा है, जो ह्यूमंस के सेक्स ऑर्गन्स को इस फिगर में दिखाया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप दोबारा उस चैप्टर में जाके देख सकते हैं। जब पबर्टी आती है तो मेल के सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस और पेनिस पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, और हमने देखा था टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल्स में, और गर्ल्स में जो ओवेरी है वो बड़ी हो जाती है और एनलार्ज हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और उससे एग्स रिलीज होना शुरू करते हैं। और ऑल्सो ओवेरी स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग्स, मतलब सबसे पहले तो वो एग्स बनाना शुरू करती है, उसके बाद उसको रिलीज़ करना भी शुरू कर देती है ओवेरी गर्ल्स में। नेक्स्ट क्या है, इसी एज में रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी भी आ जाती है चिल्ड्रंस में। एडोलसेंस ऐसा पीरियड है जहाँ पे जो पर्सन की थिंकिंग पूरी तरह चेंज हो जाती है। एडोलसेंट ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर्स से, मतलब कि पहले बच्चे थोड़े छोटे रहते हैं, पर एडोलसेंट की एज आते आते तक वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। उन्हें इस एज में आके अपने बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो जाती है, एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, क्योंकि इस एज में ही आता है जब उन्हें चूज़ करना होता है अपना करियर वगैरह, इसीलिए वो अपने लिए सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। उन्हें अपने लिए पूरा टाइम थिंकिंग सब वो सोचने लग जाते हैं अपने बारे में। और इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ टू ग्रेट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। और ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो अब कुछ भी सीख सकते हैं।
समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट में फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट। अब हमें पता है कि इस टाइम में बहुत सारी फिजिकल हार्मोनल सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इस टाइम में कुछ जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा इनसिक्योर भी फील करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंज आ रहे होते हैं और वो समझ नहीं पाते कि अब इस सारे चेंजेस को हैंडल कैसे करना है। बट एडोलसेंट लर्नर यू शुड नो देयर इज़ नो रीज़न, पर जैसे कि पता है इसमें कोई भी इनसिक्योरनेस फील करने वाली बात नहीं है, ये सभी के साथ ये सारे चेंजेस होते हैं, तो इसलिए आपको इससे भी घबराने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये एक नेचुरल पार्ट है कि हम अब बड़े हो रहे हैं, मीन्स कि जो बच्चे हैं वो अब एडोलसेंट की एज में जा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि अब आप ग्रो अप कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, उसमें हमने देखा था टेस्टिस मेल का और ओवेरी फीमेल के क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा। मतलब कि मेल में क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म, और फीमेल में क्या प्रोड्यूस होता है, ओवा। जो गर्ल्स होती हैं जब पवर्टी की एज आ जाती है तो गर्ल्स के जो ब्रेस्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं इस एज में, और बॉयज़ के फेशियल हेयर डेवलप होते हैं, जैसे कि उनके मूछियाना बेड ये सब क्या है उनमें डेवलप होता है। और यही वो चीज़ें हैं जिनसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं मेल और फीमेल को, कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो ऐसे कैरेक्टर जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ मेल और फीमेल को, उन्हें ही क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, और जो बॉयज़ होते हैं उनके जो चेस्ट होते हैं उन पर भी हेयर डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ में दोनों में क्या चेंजेस आते हैं। जो गर्ल्स हो या बॉय हो, दोनों के आर्म्स के अंदर, थाई के रीजन के बिलो या पब्लिक रीजन में, इन सभी जगह पे क्या डेवलप होता है, हेयर ग्रो होता है, और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। और जो अकेले मेल में हो, जैसे सिर्फ मेलों की ही मूछें आती है, फीमेल की तो नहीं आती है, तो ये जिस ऐसे कैरेक्टर जो या तो सिर्फ मेल में हो या सिर्फ फीमेल में हो, जिनसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ मेल और फीमेल को, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। और बाकी ये दूसरे हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पे पहेली और बूझो सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्या होता है, ऐसे क्या कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिससे पवर्टी में ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इन सारे चेंजेस जो एडोलसेंट में आते हैं, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो होते क्या है, ये कि होते हैं एक केमिकल सब्सटेंस जो सेक्रेट करते हैं एंडोक्राइन, मतलब निकलते हैं कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से या फिर एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है, समझ आया कि हार्मोन्स होते क्या है, असल में ये क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। अब जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते कौन से हैं। एंडोक्राइन, आप इसको मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि हम इसे याद कैसे रख सकते हैं। ये जो डक्ट्स के थ्रू रिलीज़ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब मैं आपको एक बता रही हूँ तरीका, अगर आपको अच्छा लगे तो आप याद कर लेना। एक्सोक्राइन, जैसे कि एक्सो का मतलब क्या है, एग्जिट, कि हमें अगर घर से बाहर या कहीं से भी बाहर निकलना है तो हम दरवाजे से ही बाहर निकलेंगे। सेम एज दिस ग्लैंड, ये ग्लैंड भी हम जो सेक्रेट कर रही हैं, सेक्रेशन कर रही हैं, चाहे स्वेट, ऑयल या सलाइवरी, किसके थ्रू करती हैं, थ्रू डक्ट्स। तो इसी डक्ट्स को आप क्या मान लेते हैं, आप इसे मान लें कि डोर है, ये एक डोर के थ्रू क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है हमारी बॉडी से। वैसे हमारी बॉडी से तो एग्जिट नहीं कर रही है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स रिलीज़ कर रही है, जो सेक्रेशन कर रही है थ्रू विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। तो इसीलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि एक चीज़ जो डक्ट्स के थ्रू हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को रिलीज़ कर रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सोक्राइन। एक्सो मीन्स एग्जिट, और एग्जिट मीन घर से बाहर निकलना, मीन्स कि डक्ट के थ्रू। जैसे आप क्या समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक डोर है। ठीक है, और बिल्कुल इसी के ऑपोजिट एंडोक्राइन। अगर एक याद है हमें, एक्सोक्राइन याद है, तो एंडोक्राइन वो है जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में हॉर्मोन्स को रिलीज़ कर देती है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि पेपर ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और हमारा दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि ये सारे सेम वर्ड्स हैं, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है,
अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आई होप अब आपको हमेशा याद रहेगा कि एक्सो क्या है, जो डक्ट्स के थ्रू सेक्रेशन कर रही है ये जो सलाइवा की या स्वेट की, ठीक है। और दूसरी तरफ दूसरी तरह की ग्लैंड जो हार्मोन्स को रिलीज़ करे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम वही देख रहे थे कि ये जो सेक्रेशन हो रही है हार्मोन्स की, ये कहाँ से हो रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हो रही है। मीन्स कि डायरेक्टली ये कहाँ हार्मोन्स को रिलीज़ कर देती हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देती हैं। जो मेल हार्मोन है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, जो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, टेस्टिस से, पवर्टी की एज में आके। और ये जो टेस्टोस्टेरोन ही है, इसी के कारण ही बॉयज़ में सारे चेंजेस आते हैं उनकी, जैसे कि हमने देखा फेस पे हेयर ग्रो होना, उनके मूंछें आना, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं मेल में किस हार्मोन के कारण आ रही हैं, टेस्टोस्टेरोन के कारण आ रही हैं। और दूसरी तरफ गर्ल्स में कौन प्रोड्यूस करता है, फीमेल हार्मोन ओवेरी प्रोड्यूस करती है। जैसे मेल में किसने प्रोड्यूस किया, टेस्टिस ने प्रोड्यूस किया, और फीमेल में कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ओवेरी। और फीमेल में कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है, जो फीमेल में जो सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि उनका ब्रेस्ट डेवलप होना, जो मिल्क सेक्रेशन ग्लैंड है वो जो ब्रेस्ट के अंदर डेवलप हो रहा है, ये सारी चीज़ें, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन से हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं, एस्ट्रोजन। मेल में कौन कर रहा है, टेस्ट्रोजन, ठीक है। अब इसे भी कैसे याद रख सकते हैं, टेस्टिस से टेस्ट्रोजन, एक टेस्टोटेरोन है जो टेस्टिस से है, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो फीमेल में हार्मोन रिलीज हो रहा है वो एस्ट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन है हार्मोन्स की, अब ये जो सारे मेल में और फीमेल में हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोजन हो या फिर टेस्टोस्टेरोन हो, इन सब का जो प्रोडक्शन हो रही है ये एक अनदर हार्मोन सेक्रेटरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन सबको कंट्रोल कर रहा है, जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। मीन्स कि ये भी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में ही हार्मोन को रिलीज़ कर देता है, और यही पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो एस्ट्रोजन है या फिर टेस्ट्रोजन है, इन सभी को रिलीज़ करने को कहता है, तब जाके ये रिलीज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में दिखाया, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में, ठीक है। ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और यही देता है मेल के जो टेस्टिस को कि हाँ अब तुम हार्मोन रिलीज़ करो, तो इसके हार्मोन रिलीज़ करने के कारण जो मेल में सारे चेंजेस आते हैं वो आते हैं, और यही जब फीमेल के ओवेरी को सिग्नल देता है तो फिर ये रिलीज़ करता है हार्मोन, और फिर जो फीमेल होती हैं उसमें सारे चेंजेस अकर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएट रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब हार्मोन्स के हम रोल देखते हैं कि आखिर ये करते कैसे हैं अपना काम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमने देखा डायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज़ कर दे रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में, और इसके बाद ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होने के बाद ये जो पार्टिकुलर बॉडी के पार्ट तक जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, टारगेट साइट कह रहे हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन एंड देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डक्टलेस, क्योंकि इसे किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं हो रही है हार्मोन को पहुंचाने के लिए, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, एंडोक्राइन के साथ डक्टलेस ग्लैंड भी कहा गया है। और हमारी बॉडी में बहुत सारे डक्टलेस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ टारगेट बॉडी के पार्ट तक जाता है जहाँ पे चेंजेस होने हैं, और फिर ये चेंजेस जहाँ पे होने हैं वो रिस्पॉन्ड करता है, और इस हार्मोन के कारण हमारी बॉडी के उस पार्ट पे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि मेल में पिट्यूटरी ग्लैंड ने टेस्टिस को भेजा, और टेस्टिस से उसमें आया है कि उनकी जो मूछें हैं उसमें चेंज आना है, ठीक है। तो वो उनकी बॉडी में जो मूछें आ रही हैं उस पर जाके ये रिस्पॉन्ड करेगा, और मेल में जो ये चेंज है इसको अकर कर देगा, और बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अभी हमने पहले ही देख लिया है जो टेस्टिस और ओवेरी हैं सेक्स हार्मोन्स हैं, और यही ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, क्योंकि इन्हीं से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर, और हमने अभी भी देखा पीछे ही, यही सेक्स ऑर्गन्स ही आखिर इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी
ग्लैंड कंट्रोल कर रही है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हार्मोन सेक्रेट करती है, जिसमें से जो ओवा होती है वो ओवेरी प्रोड्यूस करती है, और जो ओवा है वो मैच्योर होती है ओवेरी में, और स्पर्म हो रही है टेस्टिस में। क्योंकि जो स्पर्म है जो उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टिस, और जो ओवेरी है उसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ओवेरी। अब इसे हम एक फ्लो चार्ट की मदद से भी समझते हैं। हमने देखा हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से, जब पिट्यूटरी ग्लैंड उन्हें ऑर्डर देती है तो जो टेस्टिस होते हैं और ओवेरी होती हैं, टेस्टिस मेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करते हैं और ओवेरी फीमेल में एस्ट्रोजन को रिलीज़ करते हैं। और ये जब रिलीज़ कर देते हैं तो हमने देखा है डायरेक्टली क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाते हैं, और हमारी बॉडी के जो टारगेट बॉडी है जहाँ पे चेंज ले आना है वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। जैसे कि मूँछों में चेंज ले आना है तो वहाँ तक ये पहुँच जाएंगे, और उसके बाद उस टारगेट बॉडी में जब पॉवर्टी आ जाएगी तो वहाँ पे क्या कर देंगे, चेंजेस को अकर करा देंगे। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जब उन्हें ऑर्डर देगी तब ही टेस्टोस्टेरोन मेल में और टेस्टोस्टेरिनो मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ब्लड के थ्रू टारगेट बॉडी पे रीच करेगा, उसके बाद वहाँ पे क्या ले आ देगा, चेंजेस ले आ देगा। अब यहाँ पे जो पहेली और बूझो हैं, अब उन्हें समझ आ गया कि ये जो पवर्टी है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पीरियड का बिगनिंग होता है, जहाँ पे मेल या फीमेल कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। पर अब ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है अगर एक बार शुरू हो जाए, जैसे कि पवर्टी में शुरू हो गई है, तो क्या ये कभी हमेशा चलती ही रहती है या फिर किसी एक टाइम पे ये क्या हो जाती है, एंड भी हो जाती है। अब हमें पता है जो एडोलसेंट है जो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए जब उसके टेस्टिस और ओवेरी बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रही हैं और जो ओवेरी है ओवा प्रोड्यूस करी, और ये दोनों कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाती है। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट एज मच, मतलब कि जो मेल्स में गैमेट को प्रोड्यूस करने का जो कैपेसिटी है, जो टाइम है, वो हमेशा लास्ट ज़्यादा टाइम तक रहता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव फेस होता है, मीन्स कि ओवेरी प्रोड्यूस करने का जो फेस होता है वो पवर्टी से शुरू होता है और जनरली 45 to 50 ईयर्स तक रहता है, क्योंकि ये जो ओवा होते हैं बिगिन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पवर्टी। जब पवर्टी आई तब ये मेच्योर होते हैं, और जब वन ओवम मेच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ ओवेरी वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। अब यहाँ पे इससे पहले तो यहाँ इन्होंने हमें ये बताया कि फीमेल में हमेशा नहीं रहता है, ये कब तक रहता है, 45 से 50 ईयर्स तक। शुरू कब से होता है, पवर्टी की एज से शुरू होकर तब तक ये रहता है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आगे हमें मैचुरेशन साइकिल के बारे में समझाया, अब हम उसे समझते हैं। हमने देखा था कि जो ओवेरी है फीमेल की क्या कर रही है, यहाँ से हर महीने कभी ये वाली इस तरफ की ओवेरी रिलीज़ करती है एक एग, और कभी इस तरफ की ओवेरी रिलीज़ करती है। भाई यहाँ पे इन्होंने बोला है ड्यूरिंग दिस वन जब मेच्योर हो जाता है तो 28 to 30 डेज, एक मतलब इतने दिनों में एक बार दोनों तरफ में से कोई एक ओवेरी क्या रिलीज़ करती है, दोनों में से एक ओवम ओवेरी रिलीज़ करती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूरेट्रस, अब ये क्या है, यूरेट्रस की वॉल है, ये क्या हो जाती है, एक महीने में ये थिक होने लग जाती है। जब एग रिलीज़ करता है यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा जब यहाँ से एग रिलीज़ होगा और ये क्या हो गई है, थिक हो गई है। जब यहाँ से एग रिलीज़ होगा और इस एग को अगर स्पर्म मिल गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और प्रेगनेंसी अकर हो जाएगी। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो ये जो रिलीज्ड एग है, ये जो एग यहाँ पे रिलीज़ हुआ है वो क्या हो जाएगा, और जो थिकिंग लाइनिंग ऑफ यूरेट्रस है अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल आर शेड ऑफ, क्योंकि एक महीने में ये जो
यूरेट्रस की ये जो वॉल है ये क्या होती रहती है, थिक होती रहती है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो यहाँ पे जो जाइगोट होगा उसकी सुरक्षा के लिए ये क्या होती रहती है, थिक होती रहती है। पर अगर जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी अगर नहीं होगी, तो ये जो ओवेरियाई है वो, और साथ ही साथ ये जो थिक लाइनिंग यूरेट्रस की वॉल है, ब्लड वेसल्स के साथ टूटकर हमारी बॉडी से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, और जिससे वुमेन्स में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, और इसे ही क्या कहा गया है, मैच्योरेशन कहा गया है। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि मैच्योरेशन क्या होता है, कि जब प्रेगनेंसी ना हो, मतलब तो समझ में आया मैच्योरेशन क्या है, कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो जो ओवेरी है और ये जो स्पर्म है मिलके जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1 महीने में इसकी वॉल थिक होती रहती है, और ये जो ओवेरी ये जो रिलीज्ड एग है, और साथ के साथ रिलीज्ड एग और थिकन, ये जो थिकन लाइनिंग वॉल है अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स, ये क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ करके हमारी बॉडी से, जो वुमेन की बॉडी से बाहर निकल जाता है ब्लीडिंग की फॉर्म में, जिसे क्या कहा गया है, मैच्योरेशन साइकिल कहा गया है। और ये होता कब है, वंस, मतलब 28 to 30 डेज में एक बार ये वोमेंस में होता ही है। जो फर्स्ट मैचुरेशन जो पवर्टी में पहली बार शुरू होता है उसे हम क्या कहा जाता है, मिनार्के कहा जाता है। और जब 45 to 50 ईयर्स में ये लास्ट होता है, और जब ये स्टॉप होता है, जो स्टॉपेज ऑफ मैचुरेशन क्या, उसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज। पॉज का मतलब स्टॉप हो गया है, और जो स्टार्ट हुआ है उसे हम कहते हैं मिनार्की, और जब स्टॉप हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। जब स्टार्ट होता है तो समटाइम्स ये इरेगुलर रहता है, पर उसके बाद कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये क्या हो जाता है, रेगुलर हो जाता है। पहली सेज दैट रिप्रोडक्शन लाइफ ऑफ ह्यूमन लास्ट फ्रॉम मिनार्की एंड मेनोपॉज, क्या ये राइट है? तो हाँ, ये सही है, क्योंकि हमें पता है जो रिप्रोडक्शन होगी वो कब होती है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, और वो स्टार्ट कब से हुआ, मिनार्के से। तो मतलब कि रिप्रोडक्शन भी मिनार्के से शुरू होके जब तक मेनोपॉज नहीं होता वुमेन में, तब तक ही ये रहता है रिप्रोडक्शन। तो यस, इसने बिल्कुल सही कहा है। जब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है इसे भी कौन कंट्रोल करता है, हॉर्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। और इस साइकिल में मैचुरेशन ऑफ एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। जैसे कि अभी हमने पहले ही देखा कि ये जो थिक हो रही है ये, और जो यहाँ से रिलीज हुआ है मेच्योर्ड एग, जो रिलीज ऑफ थिकनिंग ऑफ यूरिनरी वॉल और इसका और यूरिनरी वॉल, इन सब का ब्रेक डाउन, ये सब ही इसमें इंक्लूड होता है इस साइकिल में, मैचुरेशन साइकिल में, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है। और ऑन द अदर हैंड अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो एग इज फर्टिलाइज एट इट बिगिन टू डिवाइड एंड देन गेट एम्बेडेड इन द यूरेट्रस, क्योंकि हमें पता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, कि जो एग होता है वो जब फर्टिलाइज होता है तो डिवाइड होके वापस इस वॉल के साथ ही आके एम्बेडेड हो जाता है, और इसकी यहाँ पे ही क्या होती है, फर्दर डेवलपमेंट होती है। अगर प्रेगनेंसी अकर हो जाती है तो, अगर नहीं होती तो ये पूरी शेड ऑफ करके हमारी बॉडी से अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स बाहर निकल जाती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी अकर हो गई है, तो फिर इसी के साथ एम्बेड होके जो एम्ब्रियो है, जो बेबी है, उसकी पूरी यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर पाते हैं। अब यहाँ पे पहेली कह रही है कि मैंने अपनी मम्मी और अपनी चाची को बात करते हुए सुना मेरे कज़न के बारे में जिसके एक बेबी होने वाला है। दे आर डिस्कसिंग कि वो बॉय को जन्म देगी या गर्ल को। आई वंडर वाट मेक द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप आइदर। अब ऐसा सोच रही कि ऐसा क्या होता है एग में कि वो बॉय या फिर गर्ल में डेवलप हो जाता है। अब हम देखते हैं। अब हमें पता है जो फर्टिलाइज्ड एग है या फिर जाइगोट है, ये क्या है, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ बेबी, यही डिटरमाइन करता है, जो जाइगोट है यही डिटरमाइन करता है कि ये क्या है, बॉय है या फिर गर्ल है। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इसी के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हमने क्या कहा है, क्रोमोसोम कहा है। और इसी क्रोमोसोम के अंदर ही
इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये मेल है या फिर फीमेल है। जो क्रोमोसोम्स है प्रेजेंट कहाँ होता है, सभी सेल के जो न्यूक्लियस है, जैसे सेल है इसका जो न्यूक्लियस है, ये इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक सी स्ट्रक्चर मीन्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है मेल होगा या फिर फीमेल होगा। जो भी ह्यूमन बीइंग है उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से 2 क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो फीमेल है, फीमेल में जो, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में ही 23 पेयर्स ऑफ क्या है, क्रोमोसोम्स है, जिसमें 22 पेयर्स मीन्स कि 22 पेयर का मतलब कि एक पेयर में कितने होते हैं, देखिए 23 पेयर्स है जिसमें से क्या है 22 पेयर्स से तो ये क्या है ऑटोसोम्स है, ऑटो क्रोमोसोम्स है, इनसे हमें कुछ नहीं पता चलता। पर 1 पेयर मीन्स कि 2 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिससे जो क्या है सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जिससे हमें मेल और फीमेल के बारे में पता चलता है। जो फीमेल हो गए, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो क्या होते हैं, एक्स होते हैं, और दूसरी तरफ जो मेल होता है उसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स और वाई होता है, जो यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है। द गैमेट एग और स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब जो गैमेट बना है उसमें क्या होगा, सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, क्योंकि वो मेल या फीमेल, मतलब फीमेल या मेल इन्हीं में से तो कोई होगा, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक सेट ऑफ क्रोमोसोम उस गैमेट के अंदर भी जाएगा। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है always has 1 X chromosome but sperm are of 2 kinds. 1 kind has, अब हमने वही देख लिया, उन्होंने बोला है एग में क्या है सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों एक्स ही हैं, पर जो मेल है उसमें दोनों में उसमें अलग अलग तरह के क्रोमोसोम होते हैं, मीन्स एक एक्स है और एक वाई है। व्हेन स्पर्म contain X chromosome fertilize the egg, the zygote would be 2 X chromosome and develop into 4। अब इसको हम समझते हैं कि देखिए क्या है, अगर फीमेल, ये क्या है, एक मिनट मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, फीमेल में एक्स होते हैं, और ये क्या है, मेल है। अगर फीमेल का एक्स और मेल का एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो इससे भी क्या बनेगा, फीमेल बनेगी, और उसी तरफ अगर फीमेल का एक्स और मेल का वाई मिलेगा तो इससे क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। तो वहीं यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इन्हीं 2 क्रोमोसोम से पता चल पाता है कि ये जो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है, अब ये जो जाइगोट बना है ये मेल है या फिर फीमेल है। तो अब इससे हम ये देख सकते हैं कि जो फीमेल होती है वो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होती हैं कि उनके बेबी गर्ल हो रही है या फिर बेबी बॉय हो रहा है, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ एक ही तरह के क्रोमोसोम है। रिस्पॉन्सिबल तो वैसे कोई भी नहीं होता है, पर ये जो कहा जाता है कि नहीं तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, ये कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सिर्फ मेल ही हैं जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण जो बेबी का है उसका हमें क्या पता चल पा रहा है, सेक्स पता चल पा रहा है कि वो फीमेल है या फिर मेल है। उसी को यहाँ पे इन्होंने इस तरह अच्छे से समझाया हुआ है कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म ही एक्स और वाई है, और ये जो क्या है, फीमेल के स्पर्म है एक्स, क्योंकि दोनों क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। अगर एक्स और वाई, मेल का वाई और फीमेल का एक्स मिला तो क्या बन गया, बॉय बन गया, और मेल का एक्स और फीमेल का भी एक्स मिल गया तो क्या बन गया, बेबी गर्ल बन गई। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फर्दर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। इसी से हम जो अनबॉर्न बेबी है उसका सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। The belief that the mother responsible for sex of her baby is completely wrong. To blame her is totally unjustified। वही मैंने आपको अभी कराया, जो मदर को ब्लेम किया जाता है कि वही रिस्पॉन्सिबल है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास तो है ही सिर्फ एक्स क्रोमोसोम, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, और जो एक्स है वो दोनों में ही मिलता है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ये वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे बॉय और गर्ल इन दोनों में क्या होता है, फ़र्क पता चलता है। हार्मोन्स अदर देन सेक्स। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो फिगर यहाँ पे इन्होंने दी है उसे देखें, और हमें पता है जो हार्मोन सेक्रेट करता है पिट्यूटरी, वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस और ओवेरी को, ताकि वो क्या प्रोड्यूस करें, हार्मोन्स प्रोड्यूस करें।
अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिगर से हम देख सकते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और हमने पिछले लेक्चर्स में सब डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यही हमारे जो मेल के टेस्टिस और फीमेल के जो ओवेरी होता है इसको ऑर्डर देता है कि जो ये टेस्टिस है वो स्पर्म रिलीज़ करे और ओवेरी जो है ओवर रिलीज़ करे, और ताकि इनकी रिप्रोडक्शन हो सके। मेल और फीमेल में जो प्रेजेंट होते हैं उन सभी को ये ऑर्डर देती है, और फीमेल की ओवेरी से ओवा और मेल की ओवेरी से टेस्टिस रिलीज़ होते हैं, वो अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और हमने ये पहले ही पढ़ चुका है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कैसी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एंडो और एक्सो को आपको लर्न करने का तरीका मैंने बताया था। एक्सो आप याद कर लेंगे, एक्सो क्या है, इसका मतलब है एग्जिट। आप ये लर्न करने का तरीका है कि हमें घर से बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, डोर की ज़रूरत होती है। वैसे ही इनको हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, डक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो एक्सो ग्लैंड वो होते हैं जिन्हें जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स, पर उसके बिल्कुल ऑपोजिट एंडोक्राइन ग्लैंड वो हो जाएंगे जो डक्ट्स के बिना ही डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में ही अपने हार्मोन्स को रिलीज़ कर देंगे। तो मीन्स ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड्स में ही रिलीज़ कर देती है। यहाँ पे इन्होंने बोला ये कि ब्रेन के साथ अटैच होता है। अब अभी तक हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी, टेस्टिस एंड ओवेरी, मतलब इनके अलावा भी देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि थायराइड, पैनक्रियाज एंड एडर्नल। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। पिट्यूटरी है, थायराइड, पैनक्रियाज और एडर्नल, ये सब भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड ही है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है थायराइड ग्लैंड, ये हमारे कहाँ प्रेजेंट है, नेक में प्रेजेंट है। उसके बाद ये रहा एडर्नल ग्लैंड जो लीवर के ऊपर प्रेजेंट है। फिर ये रहा पैनक्रियाज और ओवेरी फीमेल में और टेस्टिस मेल में, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, ये जिसकी ऑलमोस्ट हर लाइन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि बूझो और पहेली ने अपने आंट के घर उन्होंने विजिट किया जो कि एक डॉक्टर हैं। वहाँ पे उन्होंने एक बॉय को देखा जिसका नाम काका था, जिसका क्या बहुत ही जो गला था बहुत ही बड़ा और बल्गिंग, उसका मतलब गला बहुत बड़ा हो गया था। तो उसकी आंट ने उसे बताया कि जो एक काका है इसको कौन सी बीमारी हो गई, कौन सा डिसीज़ हो गया है, सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, अ डिसीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड। और ये डिसीज़ होता कहाँ है, थायराइड ग्लैंड में होता है। कौन सा डिसीज़, गॉइटर डिसीज़। और इसको ये डिसीज़ हुआ कैसे, क्योंकि इसके जो ये थायराइड ग्लैंड था वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को नहीं रिलीज़ कर रहा था, नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण उसको कौन सा डिसीज़ हो गया, गॉइटर। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि जो गॉइटर है वो हमें होता कहाँ है, ये हमारे गले में होता है। और ये डिसीज़ किस चीज़ की डिसीज़ है, थायराइड ग्लैंड में होने वाली डिसीज़ है। और ये होती क्यों है, क्योंकि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, जिसके कारण हमें गॉइटर नाम का डिसीज़ हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, गले में प्रेजेंट है। तो इससे होने वाली जो डिसीज़ है जिसके कारण जो हमारा गला है मोटा हो सकता है, वो भी कहाँ होगा, गले में ही होगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन ये रिलीज़ नहीं कर रहा है, जिसके कारण गॉइटर नाम का हमें डिसीज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, वहाँ पे अब उसकी आंट ने उसे उसके आंट ने ये भी बताया कि उसके अंकल उनको डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका पैनक्रियाज है वो इंसुलिन नाम का मतलब इंसुलिन हार्मोन सफिशेंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो यहाँ से भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल गया कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ होती क्यों है, क्योंकि उसका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता। क्योंकि हमने देखा था जो पैनक्रिया है वो भी क्या है, एक ग्लैंड है। और जब ये पैनक्रिया सफिशेंट मात्रा में, सफिशेंट क्वांटिटी में इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगी, तब उसको क्या हो जाएगी, इस पर्सन को डायबिटीज़ हो जाएगी।
नेक्स्ट बूझो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एडर्नल ग्लैंड। अब उन्होंने एडर्नल ग्लैंड के बारे में भी पूछा, जो कहाँ हमने देखा विच ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ, मतलब वो क्लिनिक में गए थे तो उन्होंने एडर्नल ग्लैंड भी देखा, जैसे हमने अभी फिगर में देखा कि जो एडर्नल ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये रही लीवर के ऊपर प्रेजेंट है। तो बूझो और पहेली ने इसके बारे में भी पूछा कि इसका आखिर क्या काम है हमारी बॉडी में। तो उसकी आंट ने उन्हें बताया कि ये जो एडर्नल ग्लैंड है ये भी हार्मोन को सेक्रेट करती है, हार्मोन्स बाहर निकालती है जो हमारी बॉडी में सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है हमारे ब्लड में। अब इसका काम भी हमें पता चल गया कि एडर्नल ग्लैंड ऐसे हार्मोन को सेक्रेट करता है जिससे हमारी ब्लड में सॉल्ट मेंटेन रहता है। ऑल्सो इसका और भी क्या काम है कि ये और भी क्या प्रोड्यूस करता है, एड्रेनलिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी बॉडी में जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर एंग्री होते हैं, दुख में होते हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी के एडजस्ट करने में, मतलब हमारे मूड को पूरा सेट करने में कि ताकि हम स्ट्रेस और एंग्री इन सब से बाहर आ सके, तो हमारी बॉडी कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, एड्रेनल हार्मोन रिलीज़ करती है ताकि हमारी बॉडी स्ट्रेस एंग्री इन सब से एडजस्ट हो सके। तो इसके क्या काम हो गए, दो काम हो गए। सबसे पहले तो ये जो हमारे ब्लड में सॉल्ट बैलेंस करती है, हार्मोन रिलीज़ करके हमारे ब्लड में सॉल्ट को बैलेंस करती है, और सेकंड एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करती है जिससे हमारा स्ट्रेस एंग्री ये सब मेंटेन होता है। थायराइड एंड एडर्नल, जो थायराइड और एडर्नल्स ये हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जब इन्हें पिट्यूटरी से ऑर्डर मिलता है, क्योंकि हमने देखा ही है पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। जब वो ऑर्डर देगी तभी ये जो थायराइड और एडर्नल ग्लैंड है ये हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे। अब जो पिट्यूटरी है सिर्फ ऑर्डर देने का काम ही है, ये भी हार्मोन्स रिलीज़ करती है। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो एक पर्सन के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अब वो जो पूछ रहा है कि क्या जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनमें भी हार्मोन्स होते हैं, क्या हैव दे रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन, और क्या वो जो हार्मोन्स हैं उनके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। अब यहाँ पे बूझो ने जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो हार्मोन्स हैं एनिमल्स में भी ज़रूरी है उनकी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, तो अब हम उसे देखते हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग, क्योंकि अभी हमने इसे पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। जो टेडपोल है वो बहुत सारे स्टेजेस पार करके फ्रॉग बनता है, और ये जो चेंज आया लार्वा से एडल्ट बनने का, ये कैसा चेंज था, मेटाफोर्सिस चेंज था। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था कि मेटाफोर्सिस क्या था, मतलब ऐसा इस तरह का चेंज आना कि पहले उसके हाथ पैर नहीं होते थे पर बाद में उसके हाथ पैर हो गए। तो ये कैसा चेंज आया, मेटाफोर्सिस चेंज आया लार्वा से उसके पूरे फ्रॉग बनने में। और हमने ये भी देखा था कि जो मेटाफोर्सिस वाला चेंज है ये ह्यूमंस में नहीं होता, क्योंकि ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं होता ना कि बचपन में उनके हाथ नहीं है बाद में हाथ हो गए उनके पैदा होने के बाद, ठीक है। तो ये वो वाली बात है। मेटाफोर्सिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। अब ये जो मेटाफोर्सिस था इंसेक्ट है, तो इनमें कौन कंट्रोल करता है इस प्रोसेस को, इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करता है। और ये जो फ्रॉग है इसमें इसको कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है। बाकी जो इंसेक्ट होते हैं उसमें इंसेक्ट हार्मोन इस चीज़ को कंट्रोल करता है मेटाफोर्सिस को, पर स्पेशली फ्रॉग में इसे थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है, जिसे कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड से। मीन्स कि ये जो थायरॉक्सिन है कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, मतलब कि अब ये जो उनकी बॉडी से थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है ये तभी प्रोड्यूस होगा जब वाटर में आयोडीन प्रेजेंट होगा। If water in which tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole can't become adult। अब हमने देखा कि थायरॉक्सिन तभी प्रोड्यूस होगा और थायरॉक्सिन से ही उसकी बॉडी की पूरी ग्रोथ होगी, और अगर थायरॉक्सिन तभी प्रोड्यूस होगा जब वाटर में आयोडीन होगा। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर जिस वाटर में टैडपोल ग्रो हो रहा है अगर उसमें सफिशेंट आयोडीन नहीं है तो फिर टैडपोल एडल्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि आयोडीन अगर होगा तभी ही
थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा थायराइड ग्लैंड से, और तभी ही क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, क्योंकि जो मेटामॉर्फोसिस है उसी के कारण ही तो लार्वा एडल्ट में चेंज हो रहा है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि आयोडीन का प्रेजेंट होना वाटर में बहुत ज़रूरी है फ्रॉग्स के ग्रोथ के लिए। If people do not have enough iodine in their diet, will they got goiter caused by lack of thyroxine? अब वही हमने यहाँ पे देखा जो हमने शुरू में देखा था कि इस पर्सन को क्या हो गया था, गोइटर डिसीज़ हो गया था। बेसिकली ये इसलिए भी हुआ क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाया था, और ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में जब हमें इनफ आयोडीन नहीं मिलता है, तब भी अगर हम अपनी डाइट में इनफ आयोडीन नहीं खा रहे हैं तो भी हमें क्या हो जाएगा, गोइटर डिसीज़ हो जाएगा बाय लैक ऑफ थायरॉक्सिन। क्योंकि जब हमारी बॉडी में आयोडीन जाएगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन इजीली रिलीज़ होगा और हमें गोइटर डिसीज़ फिर नहीं हो पाएगा। पर अगर आयोडीन हमारी बॉडी में नहीं जाता तो थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है और गोइटर डिसीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप मैगज़ीन से या डॉक्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको अपने नोट बनाएं ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजप्शन ऑफ आयोडीन सॉल्ट, कि जो हम आयोडीन सॉल्ट खा रहे हैं उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के लिए। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर, और आप इसे इंटरनेट से भी इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपनी नोटबुक में एक नोट बना सकते हैं। तो आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करना। प्रोडक्टिव हेल्थ, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ, मतलब किसी की भी अगर फिजिकल और मेंटली दोनों हेल्थ ठीक होगी तभी हम उसे क्या कहेंगे, हेल्थी पर्सन कहेंगे। टू कीप बॉडी हेल्थी, अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए एवरी ह्यूमन बीइंग को एट एनी एज, मतलब चाहे वो किसी भी एज में हो, अगर उसकी बॉडी को उसने हेल्थी रखना है तो उसे बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है उसे ऐसा डाइट लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे प्रोटीन्स ये सब शामिल हों उसकी डाइट में। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज, और उसे टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, पर्सनली हाइजीन करना चाहिए, मतलब पूरी अपनी बॉडी की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तभी जाके एक जो पर्सन होगा वो पूरी तरह हेल्थी होगा। ड्यूरिंग एडोलसेंट थीस बिकम इवन मोर इसेंशियल, मतलब अभी जो यहाँ पे इन्होंने बातें कही हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये हर एज के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर एडोलसेंट की एज में ये हमारी बॉडी के ग्रो करने के टाइम में ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए इन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन नीड ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट एक ऐसी स्टेज है, हमने देखा है, जहाँ पे रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। हैंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट, इसीलिए उनके लिए जो डाइट मतलब वो जो खाना खाते हैं वो पूरी तरह अच्छे से केयरफुली प्लान्ड होना चाहिए, उन्हें पूरी बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। और हमें पता है, हमें पहले से पता है कि बैलेंस डाइट आखिर होती क्या है। बैलेंस डाइट का मतलब ऐसा खाना है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन पूरी रिक्वेस्टेड प्रॉपोर्शन में मौजूद होते हैं, मतलब कि जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतनी मात्रा में वो मौजूद होता है जब खाना हमारे मतलब हमारी डाइट में, हमारे मील में, तब हम उसे क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। जो हमारा इंडियन थाली होती है, हमारा जो इंडियन खाना होता है, रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, ये क्या है, पूरी तरह एक बैलेंस्ड मील ही होता है। बाकी जो मिल्क है वो भी अपने आप में एक बैलेंस्ड फूड है। फ्रूट से हमें नरिशमेंट मिलती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो उनकी माँ का दूध ही है जिससे उन्हें सारे के सारे न्यूट्रिशमेंट मिल जाते हैं जो उनकी बॉडी को चाहिए। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि जो बैलेंस डाइट है वो क्या होती है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो आयरन है, हमें पता है आयरन से हमारी बॉडी में खून बनता है, और आयरन रिच फूड कौन कौन से हैं, लीफी वेजिटेबल, जगेरी मीन्स गुड़, मीट हो गया, सिट्रस हो गया, इंडियन गूसबेरी मीन्स आंवला, ये सब क्या है, एडोलसेंट के लिए गुड होते हैं, क्योंकि गर्ल्स में क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो उनकी बॉडी में ज़्यादा खून बनने की ज़रूरत है। तो फिर अगर वो आयरन रिच फूड खाएंगे तो उससे उनकी बॉडी में ब्लड बनेगा, और ये एडोलसेंट की एज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील, आप अपने
जो लंच और डिनर खा रहे हैं उसमें आप उसका आइटम्स को चेक करिए और देखिए कि क्या वो पूरा मील जो आप खा रहे हैं बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस है। क्या इसमें इस सीरियल विच गिव्स एनर्जी एंड मिल्क, मतलब ये सारी चीज़ें, मीट, नट्स, ये सारी चीज़ें जिनसे हमारी बॉडी को प्रोटीन, जिनसे हमारी बॉडी में प्रोटीन मिले, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ हो, क्या ये सारी चीज़ें हमारे मील में शामिल हैं। ऑल्सो क्या इनसे हमें फैट और शुगर ये सब इंक्लूड है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। मतलब आप, इन्होंने जस्ट बोला है कि लंच और डिनर को आप बस ऑब्जर्व करिए कि आपको उससे एनर्जी मिलने वाले फूड सारे मिल रहे हैं, फैट और शुगर उससे प्रॉपर मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि इन्हीं सब से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स। अब हमें पता है जो चिप्स और पैकेट्स हैं ये सब क्या है, ये जो टिन्ड स्नैक्स होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, पर इन्हें हमें कभी भी अपने रेगुलर मील से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमने दोपहर के खाने की जगह ये चिप्स और पैकेट इन्हीं से अपना पूरा पेट भर दिया। हमें कभी भी इन सारी चीज़ों से अपना जो रेगुलर मील है इन्हें रिप्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें एडुकेट मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशनल जो हमारी बॉडी को चाहिए वो मौजूद नहीं होता है। अब यहाँ पे इन्होंने जस्ट एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है आप जस्ट उसमें अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इन सभी को अपने फ्रेंड्स के जो ग्रुप है उनके साथ आइडेंटिफाई करिए और आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन से आइटम हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए और कौन कौन से ऐसे जंक फूड हैं जो आप और आपके फ्रेंड्स खा रहे हैं। एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है कि आपको अपने क्लासरूम में एक चार्ट प्रिपेयर करके लगाना है जिस पे ये सारे जो फूड आइटम्स हैं वो सारे आपको पेस्ट करने हैं, ताकि आप इन सबको देख देख कर इन्हें आपको याद आता रहे कि ये सारी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें आपको खाते रहना है। सबसे पहले मीट, वेजिटेबल, मिल्क और एग हो गया, फ्रूट्स हो गए, या फिर ये जो ग्रेन्स हो गए, मीन्स ये सारी दालें हो गई, ये सब क्या है हमने पहले देख लिया कि ये सब क्या है, बैलेंस डाइट वाले फूड है, न्यूट्रिशियस आइटम्स हैं, और इनका चार्ट अपने क्लासरूम में लगाइए ताकि आप इन्हें देख देख के इन्हें ही खाने के बारे में सोचिए। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। अब हमें यहाँ बोला है कि कम से कम हर दिन में, मतलब दिन में एक बार तो आपको नहाना ही नहाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 बार नहा सकते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एट लीस्ट कम से कम एक बार तो आपको दिन में नहाना ही नहाना है। और ये टीनेजर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीनेजर्स में हमने देखा कि जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, और स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा काम कर रही हैं तो बॉडी में ज़्यादा स्वेट आएगा, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, स्वेट अगर आ रहा है, पसीना आ रहा है तो बॉडी स्मेली हो जाएगी। इसीलिए टीनेजर्स को तो एटलीस्ट दिन में एक बार नहाना ही चाहिए और अपने पूरे बॉडी को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अगर क्लीननेस नहीं करेंगे, क्लीननेस को हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और स्पेशली यहाँ पे गर्ल्स को बोला गया है कि जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तब उनको अपनी स्पेशल केयर करनी चाहिए, अदरवाइज़ उनको इन्फेक्शन हो सकता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। और पूरे अच्छे से सैनिटरी पैड्स, क्लीन होममेड पैड, ये सारे साफ़ सुथरे यूज़ करने चाहिए, और 4 to 5 आवर्स के अंदर अंदर, मतलब एज़ पर रिक्वायरमेंट्स उन्हें अपने पैड्स को चेंज करते रहना चाहिए ताकि उनको बॉडी में इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट हमने देखा था फिज़िकल एक्सरसाइज। अब तो हमें पता ही है कि अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, प्ले करेंगे इन फ्रेश एयर, तो हमारी बॉडी क्या होगी, फिट रहेगी और हमारी बॉडी हेल्थी होगी। जितने भी यंग बॉयज़ हैं और यंग गर्ल्स हैं उन्हें वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और आउटडोर गेम्स तो ज़रूर ही खेलने चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कुछ मिथ दिए गए हैं, तो चलिए हम उनको पढ़ लेते हैं कि आखिर लोगों ने ऐसे कौन से मिथ बना रखे हैं जो असल में सच नहीं है। जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ चुका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, और वहाँ पे हमने देखा कि कैसे कुछ रॉन्ग नोशंस बने हुए थे, अलग अलग तरह के मिथ बने हुए थे। वो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ा, और ये जो भी मिथ, और जैसे हमें पता है एडोलसेंट की एज में ये सारे जो भी चेंज आते हैं, एक्चुअली ये सारे चेंज क्यों आ रहे हैं, ड्यू टू
ग्रोथ, क्योंकि हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है तो इसी कारण हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और इस चीज़ का भी एक मिथ बना हुआ है कि एडोलसेंट की बॉडी में जो सारे चेंज आ रहे हैं ये आ रहे हैं, मतलब इसका भी अजीब सा इन लोगों ने मिथ बना के रखा है। तो चलिए इनके कुछ हम मिथ देखते हैं। जैसे कि ये हमने देखा है कि जो गर्ल्स हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो अगर वो किसी बॉय की तरफ देख भी ले तभी वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन में पूरा पढ़ा है कि जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट कब होगी, जब ओवेरी और स्पर्म इन दोनों की आपस में फ्यूज़न होगी, आपस में मिलेंगे, तब जाके प्रेगनेंसी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि देखने से ही प्रेग्नेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने ये तो पढ़ ही चुके हैं कि जो चाइल्ड के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मदर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, क्योंकि मदर में तो सिर्फ होते ही एक्स क्रोमोसोम है। ये तो सिर्फ फादर होता है जिसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अगर फादर का एक्स और मदर का एक्स मिलेगा तो गर्ल बनेगी, और सिर्फ फादर के वाई और मदर के एक्स मिलने के कारण ही बॉय बन सकता है। तो यहाँ पे ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि मदर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें पता है, तो अब आप अवेयर हैं। अगर कोई भी आपसे कहे तो आप इसके बारे में उन्हें समझा सकते हैं। एक गर्ल, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो गर्ल को किचन में काम नहीं करना चाहिए। तो ये भी बहुत ही बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इन्हें आपको इन सारी चीज़ों को मानना नहीं है, सगों इन्हें डिस्कार्ड करना है। यहाँ पे जस्ट एक एक्टिविटी फिर से दी हुई है कि आपको ऐसे बच्चों, अपनी क्लास के ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड करना है जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, और ऐसे जो एक्सरसाइज नहीं करते। तो अब हमें पता है जो एक्सरसाइज करेंगे उनकी बॉडी तो फिट रहेगी, और ऑन द अदर हैंड जो एक्सरसाइज नहीं करेगी उनकी बॉडी थोड़ी सी अनफिट रहेगी। नेक्स्ट क्या है, से नो टू ड्रग्स। अब हमें पता है एडोलसेंट की एज में हमारी जो बॉडी हो गया माइंड हो गया, इन सब में ये सब ग्रो होते रहते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। तो हमें इन सारी चीज़ों से कंफ्यूज और इनसिक्योर नहीं होना है। अगर कोई, क्योंकि इस तरह की एज में अगर कोई हमसे कुछ भी कह दे तो हम बहुत जल्दी मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हम ये करेंगे तो हमारी बॉडी में सारे जो चेंजेस हो रहे हैं उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं है, ये तो ग्रोइंग अप की निशानी है। तो अगर कोई भी आपको सुजेस्ट करे कि इन सब चीज़ों से रिलीव लेने के लिए आप ड्रग्स ले लें, तो आपको डायरेक्टली उनसे कहना है नो, बिकॉज जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तब तक आपको ड्रग्स नहीं लेना है, क्योंकि ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं। अगर आपने इन्हें एक बार ले लिया तो आप इन्हें बार बार लेते ही रहेंगे, और हमें पता है, और अगर आप बार बार इन्हें लेंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा इन अ लॉन्ग रन। दे र्यून हेल्थ, ये हमारी हेल्थ और हमारी खुशियाँ इन सबको बर्बाद कर देंगे। आपने यहाँ पे नेक्स्ट शुरू हो गया है कि आपने एड्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो HIV वायरस के कारण होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने बताया कि HIV फैल कैसे कैसे सकता है। अब जैसे अगर जो ड्रग्स लेते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्सन ने इंजेक्ट किया ड्रग को अपने अंदर, और उसी से दूसरे पर्सन ने उसी इंजेक्शन से अपने अंदर डाल लिया। तो अगर इसी सीरीज़ में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसने सीरिंज, मतलब जिससे इंजेक्शन वो ले रहा है, उसने उसी से अपने अंदर ड्रग्स लिया, और उसी इन्फेक्टेड वाले पर्सन के सीरिंग से नॉर्मल पर्सन ने भी अपने अंदर ड्रग्स डाल लिया। तो इससे क्या होगा, इससे जो वायरस होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर शेयर हो जाएगा और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। सेकंड, और कैसे हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं कि अगर किसी मदर को, मतलब अगर कोई मदर है वो अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, तो अगर मदर इन्फेक्टेड है HIV एड्स से, HIV वायरस से, उसको एड्स हुआ है, तो उसका जो छोटा बच्चा इन्फेंट है उसको भी एड्स हो सकता है। थर्ड, ये वायरस कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से। मतलब अगर किसी पर्सन को HIV है और उसके साथ किसी ने सेक्सुअल कांटेक्ट कर लिया तो उसको भी HIV वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब उसको भी HIV वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है कि हमें पता है कि हमारी कंट्री में जो गर्ल्स और बॉयज़ की लीगल एज को मतलब कहा गया है कि मैरिज की लीगल एज क्या है, गर्ल्स की 18 ईयर्स है और बॉयज़ की 21 ईयर्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टीनेजर्स मदर्स हैं आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकल फॉर मदरहुड। अब हमें पता है जो 16, 17 ये सब की जो गर्ल्स हैं वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं होती है मदरहुड बनने के लिए। इसीलिए जो
अगर कोई अर्ली मैरिज करा देता है और वो जल्दी मदरहुड बन जाती हैं तो इससे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम में भी आती है, उसकी मदर की हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है और जो उसने बेबी किया है उसकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम जो गर्ल होती है 16 to 17 ईयर्स की जो गर्ल होती है उनको खुद ही नहीं पता होता है अपनी हेल्थ की केयर कैसे करनी है। तो उस टाइम में अगर वो माँ बन गई हैं, बेबी को उन्होंने जन्म दिया है, तो फिर वो उसकी हेल्थ में कैसे ध्यान रखेंगी। इसीलिए इस टाइम बेबी की हेल्थ और मदर दोनों की हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाती है। इट ऑल्सो कट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यंग वुमेन एंड मेक एज, मतलब अब अगर उनकी शादी जल्दी हो गई है तो फिर उनकी जो नौकरी करने की एज है वो भी उसी टाइम होती है, तो फिर इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है और उनको मेंटली भी वो पूरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं रहती हैं। तो इसीलिए जो हमारी कंट्री है उसमें मैरिज की लीगल एज को क्या किया गया है, मतलब लीगल एज निर्धारित किया गया है कि गर्ल्स और बॉयज़ की इसी एज में हमने क्या करनी होती है, मैरिज करनी होती है। नाउ जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि अडोलसेंट की एज 11 to 19 ईयर्स होती है और इसी एज में वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। जब पवर्टी की एज आती है तो फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रोथ होते हैं, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होता है, बॉयज़ में फेशियल हेयर डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें उनमें चेंज आते हैं। इस एज में वो वेट गेन करते हैं, उनके जो भी मैचुरेशन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये सब आखिर कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में जो हार्मोन्स है उनको रिलीज़ कर देता है। नेक्स्ट हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा और ये जो थायराइड, एडर्नल, इन सारे ग्लैंड्स के बारे में अच्छे से हमने स्टडी किया। फिर जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या है, मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। और साथ ही साथ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस में इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद हमने जो सेक्स है अनबॉर्न बेबी का कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्स एक्स है तो गर्ल और एक्स वाई क्रोमोसोम है तो वो बॉय होगा। नेक्स्ट और आज की वीडियो में हमने सारा बैलेंस डाइट होगा, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा कि एडोलसेंट के लिए बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे फिनिश होता है आपका चैप्टर नंबर 7 भी। आई होप आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझा होगा और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई एम रेडी टू रिस्पॉन्ड यू। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।